हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें एक बच्ची के बारे में बताते हैं कि वो विजिट करती है अपने फ्रेंड को, सुकांत है जिसका नाम, वो जो धनबाद में रहता है। तो किरी देख के बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाती है कि वहाँ का जो एरिया है वो ब्लैक ब्लैक सी किसी लेयर से पूरा ढका हुआ होता है। वो पूछती है कि ये डस्टी सी ब्लैक सी लेयर क्या है। तो सुकांत उसे बताता है कि पास में ही कोल माइंस हैं और वहीं से ये उड़ करके आती है। दे आर कैरी मिनरल कोल। वो मिनरल कोल लेके आते हैं जो ट्रक्स होते हैं, और उसमें से ये जो ब्लैकिश सा मटेरियल है ये पूरे में बिक जाता है। तो किरी सोचती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स वो होते हैं जैसे कि कुछ भी हो सकता है। मिनरल्स, हर एक चीज़ मिनरल ही है हमारे आसपास जो है। जो हम लोग आटा खा रहे हैं, जो हमारी पेंसिल की निडल में है, ग्रेफाइट है, और हम कुछ भी हमारे आसपास जिस भी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं वो एक तरह का मिनरल ही है। तो मिनरल की एक डेफिनेशन देखते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। मिनरल्स जो है वो है कि नेचुरली अकर करते हैं, नेचुरली हम लोगों को मिलते हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होती है। मिनरल्स हर जगह इवनली नहीं होते हैं। कोई मिनरल कहीं पर होता है, दूसरी जगह पर वो नहीं होता है। उनका जो कंसंट्रेशन है वो पर्टिकुलर एरिया में होता है या फिर किसी दूसरी जगह पर भी हो सकता है। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। जैसे कि रॉक फॉर्मेशन होती है वेरी इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, हमने पहले पढ़ा था। इन रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं। जो कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको निकालने के लिए। मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट में और वेरियस कंडीशंस में, और नेचुरली क्रिएट किए जाते विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के। नेचुरली ये क्रिएट किए जाते हैं। हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ में स्पेशली पानी में घुल जाना। जैसे कि अगर आप आटा लेंगे तो वो भी पानी में घुल जाएगा, लाइमस्टोन लेंगे तो वो भी पानी में घुल जाएगा। आप किसी चीज़ का कलर देख के बता सकते हैं कि मिनरल कौन सा है। जैसे कि कॉपर है वो हमेशा ब्लू कलर का होता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कोई चीज़ में कितना भार है। और हार्डनेस मतलब कोई चीज़ कितनी कैरी है। जैसे कि आप लोहा ले लीजिए, आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो भी एक उसकी मिनरल की प्रॉपर्टी है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखते हैं। मिनरल्स मेनली जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटालिक मिनरल और एक नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल में आते हैं फेरस और नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है आयरन रिलेटेड, नॉन फेरस का मतलब जो आयरन से रिलेटेड ना हो। तो मेटालिक मिनरल्स जो है उसमें रॉ मेटल की फॉर्म में होते हैं। मेटल्स जो हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट अपने थ्रू पास करते हैं, लश्यर होता है उसमें और शाइन होती है। जैसे कि आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज, ये कुछ ओर्स के एग्जाम्पल हैं जो मेटालिक मिनरल्स हम आगे जाके फॉर्म करते हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। तो मेटालिक मिनरल्स जो फेरस होते हैं जैसे कि आयरन ओर हो गया, मैंगनीज और क्रोमेट कंटेन्स आयरन, जिसमें आयरन होता है वो फेरस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एमसीक्यूज वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा फेरस है और कौन सा फेरस मिनरल नहीं है। तो आयरन, मैंगनीज और क्रोमेट्स ये जो है फेरस मिनरल्स होते हैं। आयरन, मैंगनीज, क्रोमेट्स। और नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन। नॉन फेरस जो होते हैं उसमें आयरन नहीं होता है, मगर दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। फेरस याद कर लीजिए, बाकी सारे इनके अलावा नॉन फेरस होंगे। आयरन, मैंगनीज और क्रोमेट, इनमें आयरन होता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि हमारी लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, और दूसरे मिनरल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटालिक होते हैं। लाइमस्टोन जो चूना होता है वो लाइमस्टोन होता है। माइका, माइका मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब ये समझ लीजिए कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो ये भी याद रखिए कि नॉन मेटालिक मिनरल्स के 2-3 एग्जांपल्स लर्न कर लीजिए, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, जिप्सम, माइका, लाइमस्टोन वगैरह। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कई तरीक़ों से किया जाता है, जैसे कि माइनिंग हम करते हैं, खुदाई करने के बाद ड्रिलिंग करते हैं और क्वेरिंग करते हैं। तो माइनिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और एक होती है शाफ्ट माइनिंग, फिर ड्रिलिंग और एक क्वेरिंग। तो ओपन माइनिंग क्या होती है पहले हम ये देखते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब जैसे
अर्थ की सरफेस है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं और उनको खोद के निकाल लेना उन मिनरल्स को, ये होती है माइनिंग। और मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर भी हो सकते हैं कि ईजिली उनको खोद के निकाला जा सके। तो इस टाइप का जो होता है कि ईजिली हम काफ़ी ज़्यादा सरफेस के पास होते हैं और ईजिली हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप की माइनिंग जो होती है वो ओपन कास्ट माइनिंग होती है। मगर जो बहुत ज़्यादा डीप अंदर की तरफ होते हैं अर्थ के सरफेस में, जिनको हम शाफ्ट्स बोलते हैं, और फिर मिनरल डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा डेप्थ्स में लाई करते हैं अंदर की तरफ गहराई में, तो इस टाइप की जो माइनिंग होती है वो होती है शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो अकर करते हैं वो अर्थ के सरफेस में काफ़ी अंदर की तरफ अकर करते हैं और डीप वेल्स हमें बनानी पड़ती हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो जिस प्रोसेस से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बाहर निकाले जाते हैं अर्थ के सरफेस से, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग का प्रोसेस। और मिनरल्स जो सरफेस के पास बिल्कुल लाई करते हैं, सिंपली डक करके निकाल लेते हैं, उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। तो क्वेरिंग और ओपन कास्ट में क्या डिफरेंस है? जो मिनरल्स हैं तो थोड़े शैलो डेप्थ्स में और हम उसको निकाल लेते हैं बाय रिमूविंग सरफेस लेयर, ये होता है ओपन कास्ट माइनिंग। और क्वेरिंग का मतलब होता है हमें सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा खोदना होता है और वो मिनरल्स हम इजीली अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं, वो थे क्वेरिंग। तो ओपन कास्ट में थोड़ा अंदर डिग करना पड़ता है और क्वेरिंग में हमें काफ़ी ऊपर ही मिल जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप का होता है। इसमें पहले डू यू नो देख लेते हैं। यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। जैसे मैंने पहले बताया कि आप किसी भी रॉक को देख के बता सकते हैं कि वो कॉपर है या नहीं, क्योंकि कॉपर की जो रॉक होगी वो हमेशा ब्लू कलर की होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का, मिनरल्स जो होते हैं वो वेरियस रॉक्स में अकर करते हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उसमें क्या क्या मिलता है? उसमें हमें जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकल, क्रोमेट्स, प्लैटिनम, ये सारे के सारे जो मिनरल्स हमें मिलते हैं ये हमें मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें मेनली हमें जो यंग फोल्ड माउंटेन्स वाला जो एरिया होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उसमें नॉन मेटालिक मिनरल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया और कोल, पेट्रोलियम। जो फॉसिल फ्यूल्स वाले जो मटेरियल होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं, मिनरल होते हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है यूपीएससी में कि हमें कौन सी रॉक में कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो दिया गया था कि हमें कोल और पेट्रोलियम किस टाइप की रॉक्स में मिलते हैं, तो हमें वो मिलते हैं किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में। और जो फेरस और दूसरे नॉन फेरस वाले होते हैं, जैसे स्पेशली अगर फेरस की बात करें, आयरन और क्रोमेट्स वगैरह, तो वो किस में मिलते हैं? हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इसके एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं, जैसे कि जो आयरन और हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है वो आयरन और यूरोप में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो स्वीडन हो, नॉर्थ स्वीडन में कॉपर और निकल मिलता है हमें, ओंटारियो कनाडा में। आयरन, निकल, क्रोमेट्स, प्लैटिनम हमें साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। अच्छे एग्जांपल्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें यंग फोल्ड माउंटेन्स जो होती है, नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन मिलता है। कॉकासस रीजन जो है फ्रांस में, एक कॉकासस माउंटेन वाला रीजन पड़ता है, उसमें हमें मैंगनीज डिपॉजिट मिलते हैं। लाइमस्टोन मिलता है सॉरी कॉकासस में, मैंगनीज डिपॉजिट जॉर्जिया में मिलते हैं। यूक्रेन फॉस्फेट, और ये सब तो हम पढ़ सकते हैं, लर्न करने वाली चीज़ है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, इंपॉर्टेंट भी है। अब हमें कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ना है कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है। चाइना और इंडिया में बहुत काफ़ी अच्छे लार्ज डिपॉजिट हैं आयरन ओर के, और जो एशिया का कॉन्टिनेंट है वो प्रोड्यूस करता है हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टिन। तो टिन काफ़ी ज़्यादा मिलती है कहाँ पर? एशिया में। और चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि लीडिंग प्रोड्यूसर इस मेटल का कौन सा है? तो टिन का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, हाफ तो है पूरे वर्ल्ड का टिन एशिया में मिलता है, और उसमें भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? चाइना हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया। और चाइना जो लीड करता है प्रोडक्शन में लेड और एंटीमनी और टंगस्टन के भी। एशिया में लार्ज डिपॉजिट है मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर के। अब यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में। लार्ज डिपॉजिट मिलते हैं आयरन ओर के रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में। मिनरल डिपॉजिट सच एज कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल, ये भी मिलते हैं यूरोप के नेशंस में। तो ये आप ना देख लीजिए इसमें कि कौन कौन सा कोई इंपॉर्टेंट मिनरल है जो नहीं मिलता हो। जो नहीं मिलता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे एशिया में टिन बहुत ज़्यादा मिलता है, अफगानिस्तान वाले एरिया में टिन काफ़ी मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि टिन एशिया में मिलता ही नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये वाला मिनरल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, इस तरह से करना चाहिए। अब डू यू नो में देख लेते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जो है एक कंट्री है यूरोप में, उसमें
अभी तक ये नहीं पता लगा है कि कोई भी वहाँ मिनरल मिलता हो, मतलब स्विट्जरलैंड हैज़ नो नोन मिनरल्स डिपॉजिट इन इट, अभी तक नहीं पता लगा है, आगे पता लग जाए वो बात अलग है। और जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं नॉर्थ अमेरिका में वो 3 जोन्स में लोकेटेड हैं, एक है कनेडियन जोन्स में, एक है अपलाचियंस रीजन में और एक है ग्रेट लेक्स वाले रीजन में। ग्रेट लेक जो है वो यूएसए और कनाडा दोनों में डिवाइडेड है, अपलाचियंस मोस्टली यूएसए में पड़ते हैं। तो इन 3 रीजन्स में डिवाइडेड है और नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, निकल, काफ़ी सारे मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में वास्ट डिपॉजिट है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के। अब हम आगे देखते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो हाई ग्रेड आयरन ओर का वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आयरन ओर के काफ़ी सारे ग्रेड्स होते हैं ना, जैसे हेमेटाइट वगैरह, तो उसमें सबसे जो हाई ग्रेड वाला जो आयरन होता है वो ब्राज़ील उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। चाइल और पेरू भी जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वो कॉपर के हैं। ब्राज़ील और बोलेविया वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के, तो साउथ अमेरिका में भी टिन मिलती है। और सदर्न अमेरिका हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, काफ़ी सारे डिपॉजिट यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मिलता है, डायमंड भी मिलता है और मिनरल्स काफ़ी सारे फाउंड किए जाते हैं। ऑयल, वेनेजुएला जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल जो मिलता है, सबसे ज़्यादा ऑयल के डिपॉजिट्स वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। और अर्जेंटीना, चाइल, पेरू, कोलंबिया, इन सब में भी मिनरल ऑयल के डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। अब यू नो में एक ग्रीन डायमंड जो है वो रेयरेस्ट डायमंड होता है और ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी रॉक्स हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं और उनकी जो डेट है वो है 4300 मिलियन ईयर अगो, ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ वॉज फॉर्म्ड। अर्थ जब फॉर्म हुई थी उसके 300 मिलियन ईयर बाद की ही जो रॉक्स हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमें मिलती है। अब अफ्रीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच रिसोर्स कॉन्टिनेंट है। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूड मिनरल्स मिलते हैं। फिर भी यहाँ पे इतनी गरीबी क्यों है? पॉलिटिक्स, उपनिवेश, जो कोलोनाइजेशन इनका हुआ था इस टाइम पे, इनकी आपस की लड़ाइयाँ, तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये जो है ना, ये अफ्रीका से हमें सीखना चाहिए क्योंकि इतने मिनरल्स होने के बाद भी इतनी गरीबी है अफ्रीका में, कू होते रहते हैं। चलिए छोड़िए। तो जो वहाँ पे हैं दूसरे मिनरल्स जो अफ्रीका में मिलते हैं, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ऑयल नाइजीरिया, लिबिया और अंगोला में पाया जाता है। जो नॉर्दर्न अफ्रीका है ना उसमें वाली कंट्रीज़ पड़ती हैं, नाइजीरिया, लिबिया, अंगोला, तो वहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। कि हमें याद रखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी किसी कंट्री है या कोई कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया तो एक अपने आप में एक ऐसा कंट्री है जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में और यहाँ पे गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, निकल ये भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। रिच कॉपर, लेड, जिंक डिपॉजिट है और कारगोली और कूलग्रेडी जो एरियाज़ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, उनमें लार्ज गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अब एंटार्क्टिक जो है उसमें जियोलॉजिकली एंटार्क्टिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल नोन है, मगर हमसे काफ़ी हटा हुआ सा है, कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है वहाँ पे, मगर सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ कोल ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स में पाए जाते हैं। और आयरन प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिक पाया जाता है और बाकी जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सारे के सारे वहाँ पर भी प्रेजेंट हैं एंटार्क्टिक में भी। अगर आपसे जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एंटार्क्टिक में कोई मिनरल नहीं है तो वो हो जाएगा गलत। एंटार्क्टिक में काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, कोल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल सब वहाँ पे पाया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है। कहाँ कहाँ पर? झारखंड, उड़ीसा, ये आयरन बेल्ट है। ये मैप में देखना, मैप में इसमें तो है नहीं, 10th क्लास के मैप में दिया हुआ है कि आयरन ओर जो है वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आयरन ओर मिलते हैं। बॉक्साइट भी इंडिया में मिलती है, ये भी देख लीजिएगा इंडिया में क्या क्या मिलता है। आयरन मिलता है, बॉक्साइट मिलती है, माइका, कॉपर, मैंगनीज, लाइमस्टोन, गोल्ड, सॉल्ट तो कोस्टल एरियाज में मिलता है। तो यहाँ आयरन कहाँ कहाँ है हमारा? ये इन वाली स्टेट्स में जो हमने देखा था अभी। बॉक्साइट्स कहाँ कहाँ है? बॉक्साइट भी बिल्कुल आसपास वाले एरियाज़ में भी है जहाँ पे आयरन मिलता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहाँ आयरन मिलता है ऑलमोस्ट उन्हीं सारी स्टेट्स में ही बॉक्साइट भी मिलता है।
माइका जो है कहाँ कहाँ मिलता है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड में। इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है माइका का पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, एक्सपोर्ट भी की जाती है। कॉपर मिलता है राजस्थान। तांबावती जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम था उसमें राजस्थान वाले एरिया को हड़प्पन टाइम्स में तांबावती के नाम से भी जाना जाता था। तो और मैंगनीज मिलती है इंडिया में। इंडिया के मैंगनीज डिपॉजिट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में है। लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये वाले एरिया में ही काफ़ी सारे मिनरल्स ऑलमोस्ट मिलते हैं। गोल्ड, कोलार वाला जो रीजन है कर्नाटक में, वहाँ पे गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं, मगर काफ़ी ज़्यादा डीप माइन है तो वहाँ से माइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड के डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं, कोलार में मिलते हैं, कर्नाटक में। सॉल्ट हमने देख लिया था कि इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है और एक्सपोर्टर है, और कोस्टल एरियाज़ में सॉल्ट मिलता है। यूजेस काफ़ी सारे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जेम्स की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकता है, ज्वेलरी वाली जो होती है, कॉपर और जो एल्युमिनियम, आयरन है, ये पाइप्स वगैरह में कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से हम लोग लेते हैं। और ऑटोमोबाइल्स, एल्युमिनियम से तो बहुत सारे हमारे बर्तन भी बनते हैं और काफ़ी सारे व्हीकल्स की बॉडी बनती है, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री में और किचन के कुकवेट्स बनाने में। कंजर्व करना चाहिए क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ले लिया दोबारा नहीं बनेंगे, और कंसंट्रेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इधर उधर बटे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत कम होता है, और ह्यूमन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों का इनका जो वेस्ट रिड्यूस, मतलब इनको करना चाहिए वेस्टेज को, और इनको रिसाइकिल करना चाहिए, जैसे कि रीयूज़, रिसाइकल और रिड्यूस। रीयूज़ का मतलब है दोबारा यूज़ करना, रिड्यूस का मतलब है कम से कम यूज़ करना और वेस्टेज को कम कर देना, रिसाइकल का मतलब है एक बार यूज़ करने के बाद उसकी फॉर्म चेंज करके उसको दोबारा यूज़ करना। तो थैंक यू सो मच। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, और उस स्टोरी का जो क्रक्स है वो ये है कि हम लोग आज सिटी लाइफ में या अपनी पूरी लाइफ में पावर रिसोर्सेज पे, एनर्जी पे कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वाइटल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोगों को पावर की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस के लिए। पावर रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो जिनको हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत ही लंबे टाइम से हम जिनको यूज़ करते आ रहे हैं, वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि लकड़ी जो है, फायरवुड को हम लोग जलाते हैं खाना बनाने के लिए, लाइट करने के लिए, रोशनी के लिए, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय पहले से ही। फायरवुड और फोसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, फायरवुड और फोसिल फ्यूल। तो पहले हमें फायरवुड के बारे में बताते हैं कि इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, कुकिंग के लिए और गर्मी के लिए। जैसे कि सर्दियों के टाइम पर रात को लोग लकड़ी जला के आग तापते हैं, और कुकिंग तो पहले हुआ ही करती थी, आज भी गांव में हुआ करती है कुकिंग फायरवुड से। और हमारी जो कंट्री है उसमें मोर देन 50% एनर्जी यूज बाय जो विलेजर्स है वो फायरवुड से ही आती है। अब तो खैर डाटा चेंज होने लगा है काफ़ी। और रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स जो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट और प्रेशर के द्वारा, किसमें, फोसिल फ्यूल में वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो रिमेन्स जो एनिमल और प्लांट्स बचे हुए होते हैं वो नीचे दबते जाते हैं, उन पे हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, और वो फोसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो हमारे मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इनका जो रिजर्व्स है मिनरल्स का वो काफ़ी लिमिटेड है, और जिस रेट से वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है इनका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है, और ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कोल और नेचुरल गैस, ये काफ़ी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। अब कोयला क्या होता है, कोयला जो है वो बहुत ही ज़्यादा एबंडेंटली, काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट है फोसिल फ्यूल में जो हमें मिलता है। ये डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं लोग, घर में भी कोयले का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जाता ही है क्या, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन्स में स्टीम निकालने के लिए कोयला जलाया जाता है, और
इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी कोयला जलाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज थर्मल पावर। जब कोयले को जलाने के बाद जो स्टीम निकलती है उससे जब एनर्जी जनरेट होती है तो उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। कोल जो है वो भी मिलियन ऑफ ईयर्स से जो आज हमें मिला है वो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले बना है। जाइंट फर्न्स और स्वैम्प्स गॉट बरीड अंडर लेयर्स ऑफ अर्थ। मतलब बहुत ही बड़े बड़े जो तालाब और दलदल जो थे वो जब ज़मीन के अंदर धंस गए, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हीट और प्रेशर उन पे पड़ने के बाद आज कोयला हमारे सामने है। कोल इज़ देयरफॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन। अब बरीड सनशाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तालाब थे, जो भी दलदल थे, स्वैम्प्स थे, वो कैसे बने थे? वो सनलाइट की वजह से उसमें पेड़ उगे थे और फिर उसके बाद जब वो नीचे की तरफ धंस गए, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी, टाइम के साथ वो आज फिर कोयला बन गए हैं। इसलिए उनको, कोयले को हम बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। और लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स जो है वर्ल्ड में वो है चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया जो इंडिया में है वो है रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में। अब पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। पेट्रोल जो है वो हमारी कार को चलाता है, ट्रक्स को डीजल जलाता है और इस तरीके से पेट्रोलियम के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो पूरा अच्छे से इसको देखते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो थिक ब्लैक लिक्विड की तरह स्टार्ट करता है। ये मिलता है हमें जो हमारे अर्थ की रॉकी लेयर्स है ना उसमें मिलता है। इसकी ड्रिलिंग की जाती है ऑयल फील्ड्स में से ऑयल को बाहर निकालने के लिए। ऑयल ऑफशोर और ऑनशोर कोस्टल एरियाज में भी मिलता है। कोस्टल एरियाज का मतलब होता है जो एरियाज समुद्र के पास होते हैं, वो हमारा ऑनशोर या फिर कोस्टल एरिया रीजन वाला पेट्रोलियम होता है। ऑफशोर जो मतलब समुद्र के किनारे से दूर मिलते हैं वो होता है ऑफशोर रीजन ऑफ पेट्रोलियम। और ये जो हम लोगों को मिलता है पेट्रोलियम, इसके बाद ये तो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इस तेल को रिफाइनरीज में बेचा जाता है और जिससे कि क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स। तो हमें क्रूड पेट्रोलियम से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। एग्जाम्पल पर आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वैक्स और प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स हमें किससे मिलते हैं? हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं। पेट्रोलियम इसका एक डेरिवेटिव है क्रूड ऑयल का, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूएबिलिटी कितनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। हमारी कार, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल सब के सब जो है पेट्रोलियम से चलते हैं और अगर ये ना चले तो कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन ही ठप हो जाएगा, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। जो वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है वो मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। अदर नेशंस क्या कौन कौन से? यूएसए, जर्मनी नहीं है, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो इंडिया में जो एरियाज़ है जिसमें प्रोडक्शन होता है क्रूड ऑयल का वो है दिग्बोई असम में, बॉम्बे हाई इन मुंबई और डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। अब नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस जो मिलती है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही मिलती है एंड इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ बॉट टू द सरफेस। तो नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के साथ मिलती है और रिलीज़ कब होती है? जब क्रूड ऑयल जो है वो सरफेस के पास आ जाता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स जो है मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। तो नेचुरल गैस मेजरली मिलता है कहाँ पे हमें? पोल्स के पास वाला एरिया जो है ना हमारे, जैसे रशिया है, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, जहाँ पे ठंडा मौसम में जनरली हमें नेचुरल गैस उधर के एरिया में मिलती है। अब इसमें डू यू नो वाला पार्ट है, उसको देखते हैं कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल है और ये काफ़ी ज़्यादा कम पॉल्यूशन करता है पेट्रोलियम और डीजल के कंपैरिजन में। इंडिया में हमें कहाँ कहाँ मिलती है नेचुरल गैस? जैसलमेर में मिलती है, राजस्थान में जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे मिलती है, त्रिपुरा and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources। तो natural gas resources के important areas हैं इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई हाई। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। वर्ल्ड में काफ़ी ही ज़्यादा कम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास अपने सफिशिएंट, मतलब जितनी उनको ज़रूरत है उतने नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हो। और शार्प इंक्रीज जो है कंजम्पशन का फोसिल फ्यूल का, ये
मतलब डिप्लीट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग रेट से। मतलब फॉसिल फ्यूल काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। टॉक्सिक पोल्यूटेंट इसमें से रिलीज़ होते हैं जब ये बर्न होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। और मतलब बिना अंधाधुंध जो बर्निंग की जाती है फॉसिल फ्यूल की, और लाइक एग्जांपल दिए हुए हैं ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। इसी तरीके से अगर हम लोग का टैंक, हम लोग मोटर ना चलाएं, पानी टैंक में लिमिटेड है और जो हम टंकी से पानी लेते रहे तो वो कभी ना कभी ख़त्म होगा ना। इसी तरीके से ये फॉसिल फ्यूल जो है ये भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। और ये है, इसके बाद क्या होगा, नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं वो क्लीनर और अल्टरनेट फॉसिल फ्यूल्स है। फिर हमें लास्ट में ये बताते हैं कि जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, लिमिटेड स्टॉक है इनका। इसीलिए जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे वो हमारा अल्टरनेटिव है। इनके बजाय हम उनको यूज़ कर सकते हैं और वो इनसे साफ़ भी है, वो एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन भी नहीं फैलाते हैं और वो दोबारा रीजनरेट भी किए जा सकते हैं। अब ये वाला टेबल है, इसको हम देखते हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ऑयल का एडवांटेज क्या है कि हम इसको ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं, और ये है बेसिस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कौन सी, जिसमें हम रिफाइनिंग करते हैं, जिससे हम लोगों को डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, काफ़ी वैक्सेस मिलती हैं, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, वो पार्ट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। अब हम एडवांटेजेस देखते हैं नेचुरल गैस के। ये भी फिर से ईजी है जो ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन से हम लोग को नेचुरल गैस ट्रांसफ़र की जा सकती है, और ऑयल हम ईजिली टैंकर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो नेचुरल गैस है वो क्लीन फ्यूल है ऑयल और कोल से, और सस्ता भी है ऑयल से। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इन दोनों के। ऑक्सीजन डिप्लीट होती है इनकी वजह से। किस तरीके से, जैसे कि ऑयल जो आता है टैंकर्स में आता है, अगर वो समुद्र में गिर जाए तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है ओशंस में, और जो मरीन लाइफ है जैसे कि फिशेस, टर्टल्स वगैरह, उनकी डेथ होने लगती है। और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होने लगी है। एसिड रेन का मतलब है जो सल्फर डाइऑक्साइड और बाकी दूसरे केमिकल्स हैं उनकी जो रिलीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ने लगे हैं एनवायरनमेंट में। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज़ नॉट इजी। और मतलब डिसएडवांटेज ये भी है कि जो हम नए फ्यूल्स हैं उसको ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हम लोगों को, जैसे कि फायरवुड और कोल के बारे में बताया है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। फायरवुड यानी कि लकड़ी के इजी एक्सेस है, आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को। डिसएडवांटेजेस क्या है फायरवुड के, कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इनको कलेक्ट करने में, और फिर पोल्यूशन भी फैलाते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि आप ये इस तरह से समझ लीजिए कि अर्थ में गर्मी बढ़ा रहे हैं ये। डिफॉरेस्टेशन मतलब अगर हमें आपको लकड़ी चाहिए तो पेड़ों से तो आती है लकड़ी, और कोई तो सोर्स है नहीं लकड़ी का, तो इसलिए जंगलों को भी काटा जाता है इसके लिए। कोल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में मिलता है। और एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इजीली आप इससे स्ट्रीम प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कोल को। डिसएडवांटेजेस ये है कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है और भारी होता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। अब हाइडल पावर, ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज, हमें ये पहले तो नॉन कन्वेंशनल वाले बता दिए, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड और कोल। अब कन्वेंशनल जो है वो हम लोग हैं, तो फॉसिल फ्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए अब इनकी शॉर्टेज होने लगी है। और एस्टिमेटेड है कि प्रेजेंट रेट पे अगर हम लोग इसका जो कंजम्पशन है वही कंटिन्यू हम करते रहे तो ये रिजर्व्स जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, और इससे भी ज़्यादा इनके यूज़ से काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो हमें नीड है ऐसे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की जिससे पोल्यूशन भी ना हो और जो इनएग्जॉस्टेबल हो, जो हमेशा हमारे पास रहें और हम उसको यूटिलाइज़ करते रहें। तो इनमें से ही कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे जो है ये रीन्यूएबल है, मतलब इनको बार बार प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो सोलर एनर्जी क्या है, सन की जो हीट और लाइट हमारे अर्थ पर पड़ती है उससे हम अगर टैप कर लें और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करें तो हमारी बनेगी सोलर एनर्जी। इसके हम लोग इसको कर कैसे सकते हैं, सोलर सेल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये सेल्स जॉइन किए जाते हैं
सोलर पैनल से और पावर जनरेट करते हैं जब इन पे हीट पड़ती है। हीटिंग के बाद और लाइटनिंग के पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करने की, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया जो है वो ब्लेस्ड है। सनराइज़ से लगभग 250 डेज से भी ज़्यादा इंडिया में फुल टाइम सनब्राइट रहती है। मतलब लगभग दिन के ऐसे 8 घंटे तो ज़रूर होते हैं जब सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो ट्रॉपिकल रीजन में आती है वो इजीली सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकती हैं। और सोलर एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं सोलर हीटर के थ्रू, सोलर कुकर्स के थ्रू, सोलर ड्रायर, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ये चीज़ हम लोग कुकिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि सोलर कुकर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, मिरर लगे होते हैं। इस पे तो सोलर पैनल दिया हुआ है, मैं आपको सोलर कुकर का खुद से एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें क्या होता है, मिरर पे आके सोलर एनर्जी पड़ती है, मतलब सूरज की रोशनी पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है उस जगह पर, उस कुकर पे जिसमें खाना पकने के लिए रखा गया है। तो मिरर से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो के इतना ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती है कि हीटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और खाना पक जाता है। इसी तरीके से जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें सोलर सेल लगाए जाते हैं जो सोलर एनर्जी को, जिसकी सोलर एनर्जी से हीट जनरेट होती है, उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें सोलर एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये हैं कि इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होगी, और पोल्यूशन नहीं करती है, नॉन पोल्यूटिंग है, इससे कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती हैं, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि काफ़ी महंगी है और डिफ्यूज्ड सोर्स है, सो गैस वेस्टेड। महंगी है कैसे कि जो सोलर पैनल को लगाने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। बिना सोलर पैनल लगाए तो आप नहीं यूज़ कर सकते सोलर एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफ्यूज्ड सोर्स का मतलब ये है कि ट्रॉपिक्स पे तो बहुत ज़्यादा है, इक्वेटर से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मगर पोल्स में और काफ़ी सारे हिली एरियाज़ में, ऐसे रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा कम है और एक पॉइंट पर नहीं पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर। जैसे कि एक ट्रॉपिकल एरिया भी है, उसमें भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं पड़ती है, उसमें भी पूरे के पूरे सरफेस पे पड़ती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पड़ती है तब उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये एक डिफ्यूज सोर्स है। अब हमारा पढ़ते हैं विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी भी इनएग्जॉस्टेबल है। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। विंडमिल्स जो है वो सदियों से यूज़ करी जा रही हैं ग्रिंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर। मतलब ग्रिंडिंग ग्रेन्स हम लोग, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 6 में। उसमें हम लोग क्या करते हैं, या फिर आपने घर में भी देखा होगा, गेहूँ साफ़ करने के लिए एक हस्क टाइप का होता है, मतलब एक पट्टा सा समझ लीजिए आप, उसमें गेहूँ रखते हैं, खड़े होके उसको छानते हैं और हवा की सहायता से जो उसके अंदर वो जो हस्क होता है ना, जो चावल के ऊपर चढ़ा होता है, गेहूं के ऊपर चढ़ा होता है, वो उड़ के चला जाता है। तो विंड इस तरीके से, विंड और इसी टाइप का जो प्रोसेस है वो विंड मिल में भी यूज़ किया जाता है गेहूं और चावल को साफ़ करने के लिए। और वाटर की लिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही समय से इसको यूज़ किया जा रहा है विंड एनर्जी को। मॉडर्न टाइम में विंड मिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रोटेट करती हैं और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी मूविंग जो टब वो है, सॉरी, जो मूविंग विंड मिल है उसकी जो एनर्जी है वो किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। विंड फार्म्स जो है वो क्लस्टर्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े विंड फार्म्स होते हैं, उसमें बहुत सारी विंड मिल्स लगाई दी जाती हैं। ये कई बार कोस्टल रीजन्स में भी लोकेटेड होते हैं, माउंटेन पासेस में भी लोकेट होते हैं। ऐसी किसी भी जगह ही लोकेट हो सकते हैं जहाँ पर जो विंड की वेलोसिटी है, विंड की जो गति है चलने की, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। इस बुक में हमें, मतलब 8th क्लास है ना, इसलिए कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं बताया गया है, सिर्फ हिंट दी गई है कि ये सारी चीज़ें होती क्या क्या है। इसलिए मैं भी आपको ज़्यादा नहीं बता सकती अभी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हम 8th के पर्पज़ से ही पढ़ रहे हैं। अब जो विंड फार्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं हमें नीदरलैंड्स में, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में, और इंडिया में भी है। नागरकोइल वाला जो एरिया है तमिलनाडु का, वहाँ पर है, और राजस्थान में काफ़ी सारी जगह पर है जहाँ पर भी विंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी से चलती है, वहाँ पर विंड फार्म्स को लगाया जा सकता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स को, जो उसमें नेचुरली अकर करते हैं, उसकी एनर्जी को जब हम हार्नेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं
न्यूक्लियर पावर, तो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, इनके न्यूक्लियाई के जो एटम से हम एनर्जी को हार्नेस करते हैं। ये जो फ्यूल होते हैं इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है किन्हीं 2 3 4 किन्हीं चीज़ों का जुड़ जाना, फिजन का मतलब होता है चीज़ों का टूट जाना। तो इसमें जो न्यूक्लियर ऑफ एटम जब टूटता है उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको हम न्यूक्लियर पावर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में इस वजह से एनर्जी हम लोगों को मिलती है। तो ग्रेटेस्ट जो प्रोड्यूसर है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर के, वो है यूएसए और यूरोप। इंडिया के राजस्थान और झारखंड में हमें लार्ज डिपॉजिट्स मिलते हैं यूरेनियम के, और थोरियम हमें मिलता है मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें थोरियम कहाँ मिलता है, केरला मोनोजाइट सैंड्स में। यूरेनियम कहाँ मिलता है, हमें हमें राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम मिलता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ है, यहाँ पे हमें कालपक्कम का एग्जांपल दिया हुआ है। अब तो और भी काफ़ी सारी जगह खुल गए हैं। कालपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश और कैगा कर्नाटक। ये एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर लोकेट है। वैसे तो जो लेटेस्ट वाला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मगर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमें प्रोसेस बताया है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का कैसे होता है। तो देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें ये सबसे पहले जो है ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है न्यूक्लियर फिजन की वजह से। जो एटम्स है वो आप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। फिर इस हीट से जो हीट निकल रही है उससे हम पानी को बॉईल करते हैं। जो पानी हीटिंग जो वाटर है वो यहाँ पे देखिए ऊपर हॉट वाटर, ये डायरेक्शन जा रही है एरो की, फिर यहाँ पे आगे जा रहा है, फिर यहाँ से ट्रेवल करके इससे स्टीम प्रोड्यूस की जा रही है, और उस स्टीम की सहायता से टरबाइन को रन किया जा रहा है। उस टरबाइन की जो एनर्जी जिससे टरबाइन रन हो रही है उससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फाइनली जनरेट हो रही है। टरबाइन के बाद हमारे पास जनरेटर लगाया जा रहा है, और जनरेटर से हमारा देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर बल्ब चल रहा है। तो ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। और सारे के सारे जो है जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं उसमें यही है मेनली प्रोसेस कि हीटिंग प्रोड्यूस की जाती है, उससे जैसे पानी गर्म होता है वो पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, उस स्टीम से टरबाइन रन होती है, जनरेटर लगा होता है, उससे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। टरबाइन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, चल रही है ना वो, तो मैकेनिकल एनर्जी का काम हो रहा है। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट होती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जो ऑब्टेन की जाती है अर्थ से उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर जो होता है अर्थ के इंटीरियर का वो धीरे धीरे मतलब बढ़ जाता है। जितना हम अर्थ के डीप जाते जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ मिलेगा, और जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो कई बार क्या होता है हमारे सरफेस, अर्थ के सरफेस पे भी हमें महसूस होने लगता है। कई बार जो हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, पूगा वैली लद्दाख में है, और भी एग्जांपल्स हैं इसके। तो वो हॉट स्प्रिंग्स बन जाते हैं। तो हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। किस तरीके से, जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा था कि हीटिंग होती है वाटर की, स्टीम जनरेट होती है, स्टीम से टरबाइन रन होती है, जनरेटर लगा होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, जो हम कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग के लिए और हीटिंग के लिए और बाकी दूसरे पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको। यूएसए में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, और इसके बाद जो बड़ा पावर प्लांट है वो न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका में सिचुएटेड है। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट जो है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पूगा वैली लद्दाख में है। ये दोनों एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, पूगा वैली लद्दाख और मणिकरण हिमाचल प्रदेश। ड्यू देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वॉज बिल्ड इन फ्रांस, क्योंकि अब हम टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हमें ये याद रखना है कि पहला जो टाइडल एनर्जी का स्टेशन बिल्ड किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। अब टाइडल एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है जब टाइड्स आती है। जो ओशन में टाइड्स आती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून की वजह से आती हैं। तो कहीं हाई टाइड्स होती है और कुछ लो टाइड्स होती है, इन्हीं टाइड की जो एनर्जी जनरेट होती है इसी को हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। तो देखिए हमें फिगर में पूरा प्रोसेस समझाया गया है। यहाँ से टाइड्स आ रही हैं, साइड में क्या कर रखे हैं इन लोगों ने, डैम बना देते हैं बहुत ही नैरो सा। और जब हाई टाइड आती है तो एनर्जी ऑफ टाइड्स जो है वो टर्न करती है टरबाइन को,
बहुत ही तेज स्पीड्स की जो वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं, पानी की जो मूवमेंट होती है उसको आप समझ लीजिए वेव या टाइड बोलते हैं हम लोग। जब टाइड्स आती है, हाई टाइड होती है, जब बहुत ऊपर की तरफ जाती है, फिर वो नीचे आके गिरती है, और उसकी वजह से क्या है, जो टर्बाइंस लगी हुई होती है ना ओशन वाटर में, वो मूव करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए टर्बाइन को मूव करना है, आप कैसे भी करवा सकते हैं। जो रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव लार्ज टाइडल मिल फार्म्स। इंडिया में कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ कच्छ में। अब बायोगैस क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल का डंक और किचन वेस्ट जो है वो सारा हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं गैशियस फ्यूल में तो हम उसको बायोगैस बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको हम डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी बैक्टीरिया के बायोगैस डाइजेस्टर में। ये देखिए, ये ना बायोगैस प्लांट का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें क्या है, स्लरी। स्लरी वही है जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो हम लोग गैस टैंक में डालते हैं, बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करता है, फिर इसमें से गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और फिर कौन कौन सी गैसेस इसमें से एमिट होती हैं, मीथेन होती है और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा असेंशियल फ्यूल है कुकिंग और लाइटनिंग के लिए, जो प्रोड्यूस करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो इसमें हम लोगों का स्लरी गई, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया ने अपना काम किया, जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, वो हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक जो मटेरियल बच जाता है वो काफ़ी ज़्यादा मैन्योर होता है, बहुत एक्सीलेंट मैन्योर होता है एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। उसको हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स भी नहीं होते, वो नेचुरल होता है वो। फिर इसमें हमें आगे बताते हैं कि हर साल ईच एनर्जी इज एवरीवेयर। ये देखिए, बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए भी। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, खाना भी बनाया जा सकता है इससे। फिर आगे हमें बताते हैं कि एनर्जी जो है वो हर जगह है, हमें बस उसको हार्नेस करना आना चाहिए कि वो हम लोग कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकें उसको और यूजेबल बना सकें। each one of us can make a difference by not wasting energy। हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में एनर्जी को वेस्ट ना करके, क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। फिर अब हम ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमें एक टेबल दी हुई है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाली, ये हम एक बार और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब विंड एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, पोल्यूट नहीं करती है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम काफ़ी लो कॉस्ट में इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सेफ होता है ये और क्लीन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नॉइस पोल्यूशन। जब विंड मिल चलती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती है, तो इसलिए नॉइस पोल्यूशन इससे होता है। और देखिए यहाँ पे लो कॉस्ट की जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसकी कॉस्ट लो होती है, मगर इसको जब इनिशियली सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इनिशियल महंगा पड़ता है, बाद में सस्ता हो जाता है। और ये जो रेडियो और टीवी के जो सिग्नल्स हैं उसके रिसेप्शन में वो करती है, इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा करता है विंड मिल्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं ना, काफ़ी ऊंची ऊंची विंड मिल्स बनाई जाती हैं, इसलिए ये रेडियो ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हार्मफुल टू बर्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है तो बर्ड्स को समझ नहीं आता ये चीज़ क्या है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स की डेथ हो जाती है। सोलर एनर्जी का हमने देख लिया था, टाइडल एनर्जी देखते हैं। एडवांटेजेस वही, नॉन पोल्यूटिंग है सारे के सारे, ऑलमोस्ट ये जो है नॉन कन्वेंशनल वाले ये नॉन पोल्यूटिंग ही है, और इन एग्जॉस्टेबल टाइडल एनर्जी हमें हमेशा मिलती रहेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है उसको डिस्ट्रॉय करता है। किस तरीके से, क्योंकि हम लोग को ओशन में इसके लिए टरबाइन लगानी पड़ती है, और टरबाइन घूमती है जिससे कि काफ़ी वॉइस भी, आवाज़ें भी आती हैं, और इसमें फंस के कुछ एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है, इसलिए जो वाइल्ड लाइफ के लिए है ये काफ़ी अच्छा नहीं है। और डिफ़िकल्ट है हार्नेस करना, कहाँ ही इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अभी फ़िलहाल पोटेंशियल ही है, इससे कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस की जाती है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा नहीं इसको यूज़ किया जाता है, नॉर्मल सा है। अभी फ्यूचर के लिए पोटेंशियल है, इतना अभी यूज़ में नहीं आता। तो डिफ़िकल्ट टू हार्नेस इसलिए है क्योंकि एक तो टाइड्स कम ही जनरेट होती हैं, हमेशा तो होती नहीं है, और जहाँ पर भी होती है कई बार इनकी हाइट हो सकता है इतनी ना बन पाए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। अब नॉन कन्वेंशनल में ये है न्यूक्लियर एनर्जी। एमिट्स एडवांटेजेस क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमको देती है। डिसएडवांटेजेस ये है कि एक्सपेंसिव है एक तो, और रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करती है जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। बायोगैस में एडवांटेजेस है कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लो है,
ईजी है ऑपरेट करना, और बायो वेस्ट जो होता है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। क्यों? मीथेन होती है, इसमें मीथेन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसलिए इससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती है। जियोथर्मल एनर्जी एडवांटेजेस हैं कि क्लीन, इको फ्रेंडली और ऑलवेज अवेलेबल। ये एक तो इसका ये एडवांटेज है, क्लीन है, इको फ्रेंडली है, क्लीन है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है एनवायरनमेंट को, और इको फ्रेंडली भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि हर जगह लोकेटेड नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे ये मिलेगा, और उसके बाद भी इसको हार्नेस कर पाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। और फिर ट्रांसपोर्ट कर पाना किसी पहाड़ों में और पता नहीं किस किस जगह ये हमें मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसका काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है।